Assalamu alaikum, my dear student. Today we are discuss the ninth class math. जो भी स्टूडेंट हमारे साथ चलेंगे इस नाइन्थ क्लास की मैथ के अंदर, इंशाल्लाह वो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। और आज सब हमारा पहला लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के बारे में इंशाल्लाह हम बहुत कम लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कि नाइन्थ क्लास के अंदर जो इसका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स का, इसको बहुत थोड़े लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ साथ चलें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और अगर आप हमारे साथ रेगुलरली चलेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। सो लिहाजा इसका मैं इंट्रोडक्शन करवाते जा रहा हूँ मैं। तो मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली एक आर्थर केलिस साइंटिस्ट 6 में इसका इंट्रोडक्शन करवाया और इसने बताया कि मैट्रिक्स बेसिकली यूज़ कहाँ पे होती है। बेसिकली मैट्रिक्स का जो हमारा असल ताल्लुक है वो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, और समटाइम ये फिजिक्स स्टैटिक्स वगैरह के अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है। मैक्सिमम इसका जो इस्तेमाल है वो है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर को रन करवाने के लिए या कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम को रन करवाने के लिए इस मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन के अंदर वो कहता है कि ए रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0। अब ये जो 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर अरे, एक ख़ास तरतीब, रेक्टेंगल के अंदर एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए, या फॉर्मेशन का मतलब है कि इनको इकट्ठा कर लेना। एक ख़ास तरतीब के साथ कुछ नंबर्स को, कुछ रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेना, वो हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है, इसको बुक के अंदर मैट्रिक्स भी कहा गया है। बेसिकली मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंगल फॉर्म है, और जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती है। मतलब कि ये वाहिद है, अगर इसको हम जमा के अंदर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंपल हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0। मतलब कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर को एक ख़ास तरतीब के साथ, तरतीब का मतलब ये है कि 1 और 3 के दरमियान इतना सा वक्फा होना चाहिए, 3 और 4 के दरमियान इतना सा वक्फा होना चाहिए। अगर एक ख़ास तरतीब के साथ लिख देते हैं और इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिलहाल ये मैट्रिक्स नहीं है, ये ख़ास तरतीब तो है लेकिन ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया गया। ये डेफिनेशन तब कंप्लीट होगी जब हम इसको एक ख़ास ब्रैकेट में भी क्लोज कर देंगे। और वो ब्रैकेट कौन सी है? वो ब्रैकेट ये है कि अगर इसी नंबर्स को 1, 3, 4, 7, 2, 0 जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, अगर हम इन नंबर्स को, जो नंबर्स की तरतीब हमने लिखी है 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये नंबर की तरतीब मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है, जो फॉर्मेशन है, जो कलेक्शन है, मतलब कि इसका और इसका फ़र्क इतना सा होना चाहिए, इसका 3 और 4 का फ़र्क इतना सा होना चाहिए, 7 और 2 का फ़र्क इतना सा होना चाहिए, ये तरतीब ऐसे ही होनी चाहिए। अगर इस तरतीब को एक लार्ज ब्रैकेट में, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, के अंदर क्लोज कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बन गई डेफिनेशन हमारे पास? ए रेक्टेंगुलर अरे
आर ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 7 सच एज एक नंबर की तरतीब आ गई है। इनको अगर हम एक खास ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ हमारे पास रोज होती हैं और कुछ हमारे पास कॉलम्स होते हैं। रोज कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं, आइए अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात पेपर के अंदर आ जाती है। वो कहता है कि रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 0 3 5 4 2 1 -1 ये कुछ मैंने एंट्रीज लिख दी हैं। मैट्रिक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर क्लोज किए होते हैं उनको हम एंट्रीज भी कहते हैं। अब इन एंट्रीज के अंदर 1 2 0 ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, जिसे मैंने नाम दिया है R1 का। 3 5 4 ये भी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, जिसे मैंने नाम दिया है R2 का। ये एक नंबर को मैंने नाम नहीं दिया, ये नाम दिया मैंने इस पूरी लाइन को, ये पूरी R1 को। ये R2 नाम दिया है पूरे इस 3 5 एंड 4 को। ये R3 नाम दिया है 2 1 -1। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टली नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, हॉरिजॉन्टली जैसे जमीन के ऊपर कोई चीज हम लटा देते हैं वो हॉरिजॉन्टली कहलाता है, तो उसको हम रोज कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। जो पहली लाइन में नंबर लिखे होते हैं उसे हम R1 रो कहते हैं, और जो हमारे पास दूसरी लाइन में नंबर लिखे होते हैं उसे हम R2 रो कहते हैं, और जो हमारे पास तीसरी लाइन के अंदर नंबर लिखे होते हैं उसे हम R3 रोज कहते हैं और R3 रो कहते हैं। इसी तरह कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे मैंने इधर नंबर लिखे हैं 2 3 5 3 0 1 -1 3 2 1। मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकली नंबर लिखे होते हैं, जैसे कोई चीज आप दीवार के ऊपर लटका देते हैं, इसकी सादा सी एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कोई चीज दीवार के ऊपर आप लटका देते हैं, या आसमान की तरफ जो चीज होती है जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, इस वर्टिकल चीज को हम कॉलम कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 0 3 3 1 2 5 -1 एंड 1 ये हमारे पास 3 कॉलम लिखे हुए हैं। इसके अंदर 2 0 3 पहला कॉलम है, 3 1 2 सेकंड कॉलम है, 5 -1 एंड 1 थर्ड कॉलम है। इसको मैंने C1 का नाम दिया, इसको C2 का नाम दिया और इसको C3 का नाम दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कॉलम्स आ गए। सो आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर्स ऑफ ए रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मीन इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं और जो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, इनको एक खास नाम दिया जाता है। वो खास नाम होता क्या है, उस खास नाम को हम क्या कहते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रोज, अब उसने नाम दे दिया है कि रोज को हम m से डिनोट करते हैं, और एंड n कॉलम्स, मीन मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम होते हैं उनको हम n कहते हैं। If a matrix A has m rows and n columns, then A is said to be order of a m by n. Mean अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज हों और n कॉलम्स हों, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसे हम क्या कहेंगे, m by n कहेंगे। बताया गया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली नंबर्स होते हैं उनको हम
रोज कहते हैं। जैसे ये है 1 2 R1, 3 4 R2, 1 3 C1, 2 4 C2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर m रोज, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m/n, मीन रोज को हम पहले लिखेंगे और कॉलम को हम बाद में लिखेंगे। रोज की तादाद कितनी है 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। फिर आगे क्या लिखना है बाय लिख दिया। n क्या होता है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर n की तादाद कितनी है 2 है, C1 एंड C2, तो इसका कॉलम की तादाद कितनी होगी 2 हो गई। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2 हो गया। अगेन रिवाइज कर देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को एक खास नाम दिया जाता है। उस खास नाम को क्या कहते हैं m/n कहते हैं। कैसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज हों और n कॉलम्स हों तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है m/n कहलाता है। अगर उनके अंदर कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, अब इन नंबर्स के अंदर ये फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है इसे हम R1 का नाम देते हैं और ये जो सेकंड है इसे हम क्या नाम देते हैं R2 का नाम देते हैं। और ये फर्स्ट जो कॉलम है इसे हम C1 का नाम देते हैं और जो सेकंड कॉलम है उसे हम क्या कहते हैं C2 कहते हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर कितना हो गया, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2 हो गया। अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स हो, जैसे मैंने इधर लिख दिया 2 3 4 6 2 0, तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें रोज की तादाद कितनी है 2, m को पहले लिखते हैं, रोज को पहले लिखते हैं, आगे लिखें बाय। कॉलम की तादाद कितनी है 1 2 और ये 3, तो लिहाजा इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। रोज की तादाद 2 और कॉलम की तादाद 3 और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। इसी तरह आप और भी बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं और आप मालूम कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स, पेपर के अंदर ये डेफिनेशन आती है, टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसके अलावा एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना जरूरी नहीं है और साथ साथ उन मैट्रिक्स की एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ए है जिसे मैंने नाम दिया है 2 3 4 0। ये किसके बराबर होगा, ये मैट्रिक्स बी एक है उसके अंदर भी 2 3 4 0 होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मीन पहली पोजीशन के ऊपर मैंने इधर 2 लिखा है तो इस मैट्रिक्स बी के अंदर जो पहली पोजीशन है उसके अंदर भी 2 होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे मैंने 3 लिखा है तो मैट्रिक्स बी के अंदर भी सेकंड पोजीशन पे 3 होना चाहिए, तब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। अदरवाइज ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चलो आप बताएं क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इस जगह के ऊपर इधर मैंने 0 लिखा हुआ है, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। सो ए एंड बी डज नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी, इक्वल होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब यही है कि ये 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 3 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये 0 इसको कॉरेस्पॉन्डिंग है। लेकिन 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मीन इक्वल तो नहीं है ना, तो लिहाजा ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इधर हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये है इसकी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इससे आगे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1।
आइए अब हम 1.1 को डिस्कस करते हैं। 1.1 के अंदर बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन हैं। इन 3 तरह के क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने ऑर्डर बताना है। हमारे पास एच तक क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इन एच तक क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आपको बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो लिहाजा इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 1 और ये 2। कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर बताने का तरीकाकार मैंने क्या बताया हुआ है कि पहले रोज को लिखेंगे, रोज की तादाद कितनी है? 2। फिर बाय लिखेंगे, इसके बाद कॉलम की तादाद कितनी है? 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? इसको एक तरतीब के साथ लिखें। पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, पेपर के अंदर बकायदा लिखना है ये मैट्रिक्स ए है, और ये लाइन भी आप लोगों ने लगानी, ये मैंने समझाने के लिए लगाई है। तो इधर लिखें ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2/2। इसी तरह आगे क्वेश्चन है एफ, जिसके अंदर वो कहता है इसका ऑर्डर बताएं। इसके अंदर कितनी रोज हैं? इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/1। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो चले मैट्रिक्स बी को देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज हैं? 3 और 5। अब 3 और 5 के इक्वल कौन सा मैट्रिक्स आता है? इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है? 1 है, और कॉलम की तादाद कितनी है? 2 है। मीन 1/2 का कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स है इसकी इक्वल आता है 1/2। 1/2 का कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल आता है? बिल्कुल आई लिखा हुआ है। आई के अंदर क्या है? 3 + 2। इसका मतलब यही है। इसको अगर मैं कंप्लीट को लिखता हूँ, 3 + 2 कितना होता है? 5। 3 5 1/2, 3 5 1/2। सो बी किसके बराबर है? आई के बराबर है। मीन बी और आई आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहला सकते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है, चलो जी का बताएं। जी किसके इक्वल आता है? जी के अंदर लिखा हुआ है 3 - 1, 3 + 3। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। 3 - 1 2, 3 + 3 6 का ऐसा दूसरा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो और उसके अंदर एंट्रीज 2 6 हो? यस, एफ लिखा हुआ है। एफ किसके इक्वल है? 2 और 6, 2 6। तो इसके अंदर 2 रोज और 1 कॉलम है जो कि जी के इक्वल है। सो हम जी को एफ के इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह बाकी मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड करना है, फाइंड ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड हैं। आप कोई भी मेथड चूज करके इसको हल कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई की है। कैसे अप्लाई की है देखें। a + c, a + 2 b c -1 4 d -6 एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 का। ये इक्वल दिया हुआ है 0 -7 3 और 2d। वो कहता है कि इन दो मैट्रिक्स, ये जो 2 मैट्रिक्स इक्वल लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करें, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करें।
ये जो दो मैट्रिक्स इक्वल लिखे हुए हैं ये इक्वल हैं। कैसे पता चला ये इक्वल हैं? और भाई इधर हमारे पास a प्लस सी, ए प्लस 2b, ए भी अननोन है, सी भी अननोन है, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, सी अननोन है, डी भी अननोन है, इधर भी हमारे पास डी अननोन है। तो हमें तो नहीं पता ना कि a प्लस सी की जगह पे a क्या है, c क्या है, जो कि 0 के बराबर आता है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अगर अननोन दिए हुए हैं तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम इनके ऊपर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है क्या? बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास होती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उन दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा। इनका आर्डर सेम है? यस सेम है। कैसे सेम है? इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज और दो कॉलम, इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज और दो कॉलम। अगर ये मैट्रिक्स दो रोज और दो कॉलम के अंदर मुश्तमिल है और ये भी 2x2 का है तो ये इसकी पहली कंडीशन को फॉलो अप करता है। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। और ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो इक्वल होंगी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि a प्लस सी इधर से जो पहली एंट्री है इधर से पहली एंट्री के बराबर है, इधर से a प्लस 2b ये सेकंड एंट्री जो हमारे पास है इधर से -7 के बराबर है, c -1 3 के इक्वल है, c -1 3 के इक्वल है, और 4d -6 2d के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास चार इक्वेशंस आ जाती हैं। इन चार इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम a b c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है, आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया है, पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 c -1 इज इक्वल टू 3 -1 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो 3 + 1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 4 आ जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, यही c की वैल्यू पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। c की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई थी और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देता हूं। a इज इक्वल टू -4, a की जगह पे क्या कर देता हूं, -4 रख लेता हूं। तो -4 + 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। -7 + 4 क्या रिजल्ट आ गया, -3। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 2 इधर से खत्म, b इज इक्वल टू -3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट b की वैल्यू रह गई है। तो b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करें, d की वैल्यू हमने निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, 4d - 6, ये हमारे पास 6 है। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये 6 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4d - 2d प्लस का 2d इज इक्वल टू 6। 2 को हम इधर से खत्म करेंगे, खत्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड किया तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। c की वैल्यू 4 आ गई है, a की वैल्यू -4 आ गई है, b की वैल्यू -3/2 आ गई है और d की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ये हमारे पास कंप्लीट 1.1 और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास। अगर इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर या इसके इंट्रोडक्शन के अंदर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।